अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में, जो कि है हमारे पास गोनेडल हार्मोन और इनकी इनहिबिशंस वगैरह डिस्कस करेंगे। अगेन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो एक बार हम इसको जरा गो थ्रू कर लेते हैं। सो बेसिकली हमने गोनेडल हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है और आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो होगा कि गोनेडल हार्मोन्स कौन से हैं जो गोनेड से गोनेड्स में प्रोड्यूस होते हैं और सिक्रीट होते हैं। गोनेड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, मेल्स में और फीमेल्स में। फीमेल्स में जो गोनेडल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारे पास क्या है, ओवरी है। ठीक है, ओवरी कौन से हार्मोन बनाती है? ओवरी दो बनाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और इन्हीं की डिटेल्स हमने पढ़नी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के नॉर्मली ये क्या करते हैं, कम होंगे तो क्या होगा, ज्यादा होंगे तो क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि मेल्स में टेस्टीज होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंड्रोजन, या जिसे हम क्या भी कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन भी। तो हम इन दोनों की फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आज पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो पैरा है, इस पैरे के अंदर इसने ये बात की हुई है कि स्टेरॉयडल हार्मोन है जो ओवरी के अंदर बनता है, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, और टेस्टीज में टेस्टोस्टेरॉन। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इनको हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी। फीमेल्स वगैरह ने यूज करती हैं किसके लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सेम एज इनको यूज किया जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी, कंबाइन करके। क्या कॉम्बिनेशन है आगे मैं आपको बताऊंगी। जाहिर है कि अगर हमारे पास हाइपोगोनेडिज्म हो, इनके लेवल्स कम हो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होंगे, तो प्रेगनेंसी में और ओव्यूलेशन में बड़ा मसला होगा। बिफोर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होते हैं तो फिर एलएच के हाई होते हैं, और एलएच के हाई होते हैं तो ओव्यूलेशन होती है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी। ओव्यूलेशन जब प्रॉपर हमारे पास नहीं होगी तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। अगर वो साइकिल डिस्टर्ब होगा तो साइकिल को नॉर्मलाइज करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, और उसमें हम इनके सिंथेटिक डेरिवेटिव्स प्रोवाइड करते हैं। सो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह ये कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज हो रही है। अगेन दूसरी बात है कि अगर ये एक्सेस में होंगी तो एक्सेस में जब ये होंगी तो हम इनके एंटागनिस्ट भी देते हैं। एंटागनिस्ट देके हम इनको सप्रेस करते हैं। वो एंटागनिस्ट की बात करते हैं कि एंटागनिस्ट 3 फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। या तो हम सिंथेसिस इनहिबिटर दे देंगे कि इनकी जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रही है वो हो ही ना, या फिर हम रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे देंगे ताकि ये रिसेप्टर पे जाके ना लगे, या फिर कुछ मिक्स एक्शंस के साथ होते हैं। मिक्स एक्शंस के साथ कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो एक टिश्यू में एगनिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं और दूसरे टिश्यू में एंटागनिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं, या हायर सेंटर से भी इनकी रेगुलेशन को ब्लॉक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से और इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन होते हैं, उसमें फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये रिलीज होते हैं, और ये ओवरी पे आके एक्ट करते हैं, और ओवरी फिर जो है वो आगे साइकिल बाय साइकिल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो अदर ड्रग्स में हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं या फिर इसको इनहिबिट कर सकते हैं, और यूं इनकी सिंथेसिस को ऑल्टर कर सकते हैं। सो हमारे पास जो एंटागनिस्ट है वो सिंथेटिक एंटागनिस्ट भी हो सकते हैं, यानी सिंथेसिस ब्लॉक करनी है, रिसेप्टर भी हैं, और कुछ अदर भी हो सकते हैं। सेम एज टेस्टोस्टेरॉन की भी बात की हुई है कि ये जो एंड्रोजेंस हैं, एंड्रोजन के एगनिस्ट भी मौजूद हैं जिन्हें हम देते हैं, और एंटागनिस्ट भी हैं। एंटागनिस्ट हमें कब देने हैं, जब अगर पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया हो, या कुछ मेल्स में एंड्रोजन, फीमेल्स में एंड्रोजन जब एक्सेस में होंगे तो उनमें एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स देके हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर मैं आपके साथ बात करूंगी तो क्लासिफिकेशन उन्होंने बहुत ही सिंपल सी की हुई है और आसान सी है। क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या चीज बात की हुई है, उन्होंने कहा 3 हार्मोन्स है ना, तो 3 तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरॉन है, और एक टेस्टोस्टेरॉन है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये करते हैं कि ये जो एस्ट्रोजन है हम क्या दे सकते हैं, इसका एगनिस्ट भी दे सकते हैं और इसका एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं। ये जो एंटागनिस्ट हमने देना है ये 3 तरीकों से काम कर सकता है। ये एंटागनिस्ट या तो सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, या रिसेप्टर को एंटागनाइज करेगा यानी उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, या फिर कुछ अदर इफेक्ट करेगा यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा पिट्यूटरी पे या थैलेमस वगैरह के लेवल पे। इसी तरह जो प्रोजेस्टिन है, प्रोजेस्टिन का भी हम एगनिस्ट भी दे सकते हैं और एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं। सेम एज टेस्टोस्टेरॉन का एगनिस्ट भी देते हैं और एंटागनिस्ट भी, और एंटागनिस्ट इसका मल्टी फंक्शनल दे सकते हैं। या तो वही सिंथेटिक इनहिबिटर होगा, सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, रिसेप्टर एंटागनिस्ट होगा, या कुछ मिक्स एक्शंस के साथ होगा जिन्हें हमने बारी बारी पढ़ना है। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, यानी कि पहले हमने डिस्कस करना है किसको, ओवेरियन हार्मोन्स को। ओवेरियन हार्मोन्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात जो बुक के अंदर की हुई है वो कर लेते हैं और फिर उनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। कहता है होता क्या, प्यूबर्टी पे जब गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, फीमेल की जो ओवरी है, ओवरी में आपको पता है बहुत सारे फॉलिकल्स पड़े हुए होते हैं, उन फॉलिकल्स की ग्रोथ स्टार्ट कराता है। ठीक है, तो इस पूरे पूल में से 10 से 15 फॉलिकल स्टार्ट करते हैं ग्रो करना, लेकिन मिच्योर एक ही होता है। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फॉर एग्जांपल ये वाला एग जो है ये क्या हो गया, मिच्योर हो गया। अब इसने क्या करना है, ओव्यूलेट होना है। तो बिफोर ओव्यूलेशन यहाँ पे एस्ट्रोजन के लेवल बहुत ज्यादा रेज करते हैं। सेम एज एस्ट्रोजन के साथ कुछ सिग्नल्स आते हैं जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़े हुए हैं, तो एलएच के लेवल रेज होते हैं और एलएच के
इसके जब लेवल रेज होते हैं तो ओव्यूलेशन हो जाती है। ये जो एग है फॉलिकल में से, ये जो एग होता है पूरे का पूरा, ये एग निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, और फॉलिकल पीछे रह जाती है। सो ये जब एग बाहर आ जाता है तो पीछे जो फॉलिकल रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये एग बाहर आ गया, सही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये एग जो है ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवल करता है और यहाँ पे यूट्रस में जाके इफ फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसने इम्प्लांट होना है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये पीछे से प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है, ठीक है, क्या बनाता रहता है, प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग सप्रेस रहते हैं कि पहले देखने दो, हो सकता है ये फर्टिलाइज हो जाए, और अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो मजीद तुमने नहीं आना और ना मजीद किसी ओवरी ने मेच्योर होना है मल्टीपल प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से सिक्रीट होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन इस एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करके इसको प्रेगनेंसी, मतलब इसको बताता है कि यार एग चला गया, हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए तो तुम्हें इम्प्लांटेशन करनी पड़ेगी, तो तुम इसके लिए प्रिपेयर रहो। सो प्रोजेस्टेरॉन इन्फ्लुएंस करता है एंडोमेट्रियम को भी और यहाँ पे इसको प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। साथ ही साथ फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स को इनहिबिट रखता है। तो इस तरह ये दोनों हार्मोन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो ये 4 महीनों तक प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल गिरेंगे और कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर साइकिल रिपीट होगा, फिर फॉलिकल आएगा, फिर ल्यूटिनाइजिंग आएगा, फिर ओव्यूलेशन होगी, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ये डीजेनरेट होता है। तो ये नॉर्मली इस तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बैक टू बैक ओवरी से रिलीज हो रहे होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वर्क करते हैं। अब हमने बारी बारी डिस्कस करना है। पहले हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोजन को, कि जो एस्ट्रोजन है वो ओवरी से प्रोड्यूस तो होता है, हमें तो पता है, ठीक है, लेकिन एस्ट्रोजन को 3 हेडिंग्स में कैटजिन में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एस्ट्रोजन के नॉर्मली इफेक्ट्स क्या हैं, एस्ट्रोजन अगर बाहर से क्लिनिकली देना पड़ेगा तो इसके यूजेस क्या हैं, और अगर हमने ये ज्यादा दे दिया तो इसकी टॉक्सिसिटीज क्या है, ठीक है। सो पहली बात हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स क्या हैं। तो एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास 2 तरह से हैं, एक तो इसके रिप्रोडक्टिव इफेक्ट हैं और दूसरा इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट है, ठीक है। एक तो इसके रिप्रोडक्टिव इफेक्ट है और दूसरा इसके क्या है, मेटाबॉलिक इफेक्ट है। अब रिप्रोडक्टिव इफेक्ट तो आपको पता ही है कि ये क्या है, ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कराता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। उसके अलावा एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट में बड़ा रोल होता है। अलॉन्ग विद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जो रिपेयरिंग होती है और दोबारा से प्रोलिफरेशन होती है, उसमें एस्ट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में इसका बड़ा रोल है। दूसरी बात ये है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली जो जेनिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी ग्रोथ कराता है। आफ्टर प्यूबर्टी उनका साइज एकदम इंक्रीज हो जाता है, जैसे विजाइना है, यूट्रस है, यूट्राइन ट्यूब्स वगैरह है। तो विजाइना, यूट्रस हो गया, यूट्राइन ट्यूब है, उनकी ग्रोथ में आफ्टर प्यूबर्टी इन्वॉल्व होता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आफ्टर प्यूबर्टी जिस तरह से फीमेल की ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, हिप बोन में चेंजेस आते हैं, पेल्विस वगैरह में, तो ये उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मेटाबॉलिकली इसके क्या रोल है, मेटाबॉलिकली ये है कि ये प्रोटीन के लेवल्स को बढ़ाता है, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, बोन रीजॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, और ये बोन रीजॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, इसको हम क्लिनिकली यूज भी करते हैं, यानी बोन का जो ब्रेकडाउन है उसको प्रिवेंट करता है। अब कुछ लोगों में बोन का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो उनको फिर हम एस्ट्रोजन दे के बोन की रिजॉर्प्शन को या ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि ये कोएगुलेशन कराता है। कोएगुलेशन भी इसका एक रिस्क फैक्टर के साथ रिलेट होता है, क्योंकि इसमें कोएगुलेशन कराने की एबिलिटी ज्यादा है। तो अगर हम पेशेंट को देंगे तो उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और स्ट्रोक और एमआई वगैरह के रिस्क को बढ़ा देता है। लिपिड के ऊपर इसके क्या इफेक्ट है, लिपिड के ऊपर ये इफेक्ट है कि एक तो ये टैक को भी बढ़ा देता है, ठीक है, ट्राइसाइक्लाइस्ट्रोल के लेवल्स को भी बढ़ा देता है, और एचडीएल को जो कि गुड कोलेस्ट्रोल है उसके लेवल भी बढ़ाता है, जबकि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रोल है उसके लेवल को कम करता है। अगेन इसका हमारे फीडबैक इनहिबिशन के ऊपर क्या रोल है, तो अगर एस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे तो ये फीडबैकली इनहिबिट करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जो इंटीरियर पिट्यूटरी में प्रोड्यूस हो रहा है। सो एस्ट्रोजन को इसका एक ये रोल भी है कि फीडबैक इनहिबिशन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि अच्छा इसके मेटाबॉलिक रोल ये है, तो इसको हमने क्लिनिकली कब यूज करना है, तो इसके यूजेस क्या है। अगर हमें ये देना पड़े पेशेंट को तो हम कब देंगे। जाहिर है सबसे पहली बात ये है कि अगर पेशेंट जो है वो हाइपोगोनाडिज्म के साथ प्रेजेंट कर रही है, यानी उसकी ओवरीज ठीक से वर्क नहीं कर रही है, उनमें एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम है, तो बाहर से सिंथेटिक एगनिस्ट देके हम उसकी प्रोडक्शन को तेज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर उसमें एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, गोनाड्स बिल्कुल ठीक थे लेकिन एस्ट्रोजन की ओवरऑल डेफिशिएंसी है, तो एस्ट्रोजन की
डिफिशिएंसी में भी हम क्या दे सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे एस्ट्रोजन देंगे। किन वुमेन्स में जिनके अंदर ओवेरियन फेलियर है, ठीक है, ओवरीज जो है वो फेल हो चुकी हुई है, या फिर बहुत जल्दी मीनोपॉज हो गया, होना नहीं चाहिए था, बहुत जल्दी मीनोपॉज हो गया उस टाइम भी, या सर्जिकली उनकी ओवरीज रिमूव कर दी गई हैं, तो बाहर से उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की फॉर्म में कंबाइन करके एस्ट्रोजन दिया जाता है। नेक्स्ट बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी में एक्सेसिव बोन का ब्रेकडाउन हो रहा हो यानी ऑस्टियोप्रोसिस हो, तो क्योंकि ये बोन की रिब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है तो उस पेशेंट को भी हम एस्ट्रोजन दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटीज की या रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर या टॉक्सिसिटीज ये हैं क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियम पे काम करता है और उसकी प्रोलिफरेशन करता है, तो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करा के ये एंडोमेट्रियल कैंसर कॉज करा सकता है। ठीक है, सेम एज ये ब्रेस्ट पे भी एक्ट करता है और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है, सो ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क है ज्यादा इसमें। ये एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कर सकता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोएगुलेशन को इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब है ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एमआई वगैरह और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के रिस्क को बढ़ा देता है। उसके अलावा कुछ और भी होते हैं जैसे कि नोजिया करता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है बहुत ज्यादा, माइग्रेन होता है इसकी वजह से, हेडेक होती है, कुछ गॉल ब्लैडर रिलेटेड डिजीजेज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन होती है, और क्योंकि ये टैग और एचडीएल को बढ़ाता है तो हाइपरलिपिडीमिया भी कॉज कर सकता है। सो हाइपरलिपिडीमिया हाइपरटेंशन कॉज करता है, एंडोमेट्रियल कैंसर कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर कर सकता है, माइग्रेन, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और यूं कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के रिस्क को बढ़ाता है। सो इतनी बात जो है आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है एस्ट्रोजन के बारे में कि एस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या है, एस्ट्रोजन के यूजेस क्या हैं और एस्ट्रोजन के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद एक बात उन्होंने इंपॉर्टेंट की हुई है कि यही जो एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड होते हैं ना, इन्हीं का एक डेरिवेटिव होता है जिसे हम कहते हैं डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। ये डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल असल में है क्या, ये एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है। अब इस एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड की ना एक बड़ा नुकसान है, इसका ये नुकसान है कि ये अगर कोई वुमेन लेती रही है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी कि कहीं अबॉर्शन ना हो जाए, और अबॉर्शन को अवॉइड करने के लिए अगर वो ये बहुत ज्यादा डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल जो है वो यूज करती रही है, तो इसकी वजह से अगर उसने एक डॉटर उसकी होती है, ठीक है, अपॉन डिलीवरी बेबी गर्ल होती है, तो बेबी गर्ल जब मैच्योर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो उसमें बहुत सारे मसले हो सकते हैं, यानी कि वो इनफर्टाइल होगी। ठीक है, क्या होगी, इनफर्टाइल होगी, क्योंकि उसकी माँ ये यूज करती रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा उसमें हो सकती हैं डॉटर के अंदर, और उसके अलावा उसमें विजाइनल एडिनोकार्सिनोमास भी देखे गए हैं। ठीक है, सो विजाइनल एडिनोकार्सिनोमा भी ये इसके रिस्क फैक्टर हैं या फिर एबनॉर्मेलिटीज हैं या टॉक्सिसिटीज हैं जो डाई इथाइल स्टिल बेस्टेरॉल जो कि एक एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है उसके यूज के साथ देखे गए हैं। यहाँ पे बात हमने कर ली प्रोजेस्टेरॉन की, एस्ट्रोजन की। ठीक है, अब दूसरी बात हमने करनी है प्रोजेस्टेरॉन की, प्रोजेस्टेरन की, कि क्या इस तरह से इसके यूजेस हैं, क्यों ये दिया जाता है। प्रोजेस्टेरन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन है, ह्यूमंस के अंदर ये पाया जाता है और ये प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि इसने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है कहता है ये बाहर से सिंथेटिकली मौजूद है, आपके पास माइक्रोक्लोनाइज फॉर्म में भी मिलता है, उसके अलावा ये विजाइनल क्रीम्स की फॉर्म में भी मिलता है ताकि इसको टॉपिकली अप्लाई किया जा सके। सिंथेटिक जो प्रोजेस्टेरॉन है जिसमें हमारे पास मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन है उसकी ओरल बायोवेबिलिटी काफी ज्यादा है। कुछ पुरानी थी जैसे एल नॉर्जेस्टेरॉल थी या नॉर एथेंड्रोन थी, वो इतनी ज्यादा एंड्रोजेनिक थी और अब उनको यूज इतना नहीं किया जा सकता है। सो ये माइक्रोक्लोनाइज फॉर्म में भी मौजूद है, उसके अलावा विजाइनल क्रीम्स की फॉर्म में भी मौजूद है और सिंथेटिक भी है। सिंथेटिक में उसने कहा कुछ न्यूअर कंपाउंड है और कुछ ओल्डर कंपाउंड है। न्यूअर में हमारे पास कौन सी आ जाती है, मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ये जो मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन है इसकी बायोवेबिलिटी, ओरल बायोवेबिलिटी काफी ज्यादा है अगर हम इसे ओरल फॉर्म में देंगे। जो पुरानी वाली थी जैसे कि कौन थी पुरानी वाली, हमारे पास एल नॉर्जेस्टेरॉल थी, एल नॉर्जेस्टेरॉल थी, और उसके अलावा नॉर एथिड्रॉन थी। इनके मोर एंड्रोजेनिक इफेक्ट थे, सो इनके यूज को अब लिमिट कर दिया गया है। सेम एज बात करेंगे कि एस्ट्रोजन के क्या इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, क्या यूजेस हैं और क्या टॉक्सिसिटीज ये कर सकता है। तो इफेक्ट्स की अगर बात करेंगे तो एंडोमेट्रियम में ये चेंजेस करता है, जैसे मैंने बताया कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है और एंडोमीडियम के ऊपर जाके कुछ चेंजेस करता है ताकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके, कंसीव कर सके, इम्प्लांट कर सके। सो ये एंडोमेट्रियम के ऊपर कुछ चेंजेस इंड्यूस कराता है ताकि उसको प्रिपेयर कर सके फॉर इम्प्लांटेशन एंड फॉर प्रेगनेंसी। दूसरी बात है अगर हम मेटाबॉलिक फंक्शंस की बात करेंगे तो प्रोटीन्स के ऊपर एज सच कहता है इसका कोई इफेक्ट नहीं है। कार्ब्स या लिपिड्स के ऊपर है, कार्ब मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है और फैट की भी डिपोजिशन कराता है। ठीक है, कार्ब मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है और फैट की भी डिपोजिशन कराता है।
यानी फैट का ब्रेक डाउन इतना नहीं करता। और अगर इसके भी हाई लेवल्स होंगे तो ये भी कोई फीडबैक प्रोवाइड करेगा, इनहिबिट कर देगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। अब जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को अगर इनहिबिट कर देगा तो ये एन ओव्यूलेशन कॉज करता है, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी और मल्टीपल प्रेगनेंसीज का जो रिस्क है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जा सकता है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव का ना बेसिकली आपको समझना है कि, बल्कि मैं भी आपको आगे समझाती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि अगर जो फीमेल है वो कंसीव नहीं करना चाह रही, ठीक है, और इंटरकोर्स के बाद या इंटरकोर्स से पहले वो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती रहेंगी ताकि जो उनकी ओव्यूलेशन है वो नॉर्मली ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी तो तब होती है ना अगर एग रिलीज होके आता है और फिर उसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का जो बेसिक मेथड होता है या बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये होता है कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर दिया जाए। ठीक है, अब जब ओव्यूलेशन को इन्होंने इनहिबिट करना है तो ओव्यूलेशन कौन कराता है? फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग करता है। तो हम किसी तरह अगर इन दोनों को इनहिबिट कर लेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। और उनको कौन इनहिबिट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। सो प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेटिक एगनिस्ट अगर हम देंगे तो ये इनहिबिट करके रखेगा किसको? फॉलिकल को, ल्यूटिनाइजिंग को। जब वो नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं, ओव्यूलेशन नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं। इसका मतलब है कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर इसे यूज किया जा सकता है। आगे भी हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है यूजेस में हम बात करेंगे तो ये यूज किया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी यूज करते हैं। उसके अलावा हम इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। जब इसको कंबाइन करके यूज करते हैं तो एंडोमेट्रियम और ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। एंडोमेट्रियम के काफी कम होते हैं लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के इतने रिस्क फैक्टर कम नहीं होते। ठीक है जी, और इसका फायदा क्या है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अबॉर्शन वगैरह को भी इनहिबिट करने के लिए इसके वो दिए जाते हैं, सिंथेटिक एगनिस्ट वगैरह दिए जाते हैं। इसकी टॉक्सिसिटीज क्या होंगी अगर इसके एडवर्स इफेक्ट जो हमें देखने पड़े तो वो क्या होंगे? टॉक्सिसिटीज में कहता है ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा रेज करता है, सो हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। एचडीएल के लेवल्स को ये कम कर देता है। और बोन डिस्ट्रक्शन जो है या बोन डिस्ट्रक्शन जो है उसको इनहेंस करता है। बोन डिस्ट्रक्शन को ये क्यों इनहेंस करता है? बोन की जो डेंसिटी वगैरह होती है ना उसको कम कर देता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कहता है मेरी प्रेजेंस में बाकी कोई हार्मोन नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म जब इसको यूज कर रहे हैं तो फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन भी नहीं है, स्टिमुलेटिंग भी नहीं है, एलएच भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है। तो एस्ट्रोजन तो बोन की डेंसिटी को इनहेंस करता था। जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो बोन्स की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के और एस्ट्रोजन के बारे में बातें हैं जो यहाँ तक बुक के अंदर लिखी हुई है। अब बात करते हैं ह्यूमन कॉन्ट्रासेप्टिव की, तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो अभी मैंने थोड़ी सी चीज आपको बता भी दी है, बाकी मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं इनको बेसिकली कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। और इनको यूज करने का मकसद क्या होता है? इनको यूज करने का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, प्रेगनेंसी को क्या किया जाए? प्रिवेंट किया जाए। अब कहता है कि ये जो ओरल या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है बेसिकली इनमें प्रेफर करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन यूज करें। क्या करें? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन यूज करें, लेकिन सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन भी यूज की जा सकती है। ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, यानी ये ओरल पिल्स की फॉर्म में अवेलेबल है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन की फॉर्म में ये अवेलेबल है, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट की फॉर्म में ये अवेलेबल है, ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में भी अवेलेबल है, विजाइनल क्रीम या रिंग्स की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है, और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की फॉर्म में भी वो ट्यूब वगैरह होती है वो इंसर्ट की जाती है विजाइना से अंदर, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। ठीक है, अब इनको है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं। दो तरह के कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं कि या तो ये हमारे पास मोनोफेजिक होंगी। मोनोफेजिक से क्या मुराद है? मोनोफेजिक से ये मुराद है कि हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है और एक फिक्स कांस्टेंट अमाउंट है, और फिक्स कांस्टेंट अमाउंट थ्रू आउट द मंथ सेम अमाउंट जो है कांस्टेंट फ्रैक्शन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की यूज करनी है। इसको हम कहते हैं मोनोफेजिक। ठीक है, दूसरी बात है हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन जो है प्रिपरेशन वो बायफेजिक या ट्राइफेजिक या टेट्राफेजिक भी हो सकती है। बायफेजिक, ट्राइफेजिक या टेट्राफेजिक, इसमें क्या किया जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो कंसंट्रेशन है, जो फ्रैक्शन है वो थ्रू आउट द मंथ चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। या तीसरा कॉम्बिनेशन हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली भी यूज कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन में या तो आपका मोनोफेजिक है, कांस्टेंट अमाउंट है, वेरिएशन है, या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको थ्रू आउट द मंथ पूरा कोर्स होता है जो करना पड़ता है लगातार, लेकिन वो कहता है एक हमारे पास होती है पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, इनसे क्या मुराद होती है कि एक इंटरकोर्स कर लिया और वो सेफ नहीं था, ठीक है, विदाउट प्रॉपर उसके कर लिया, तो फिर उस टाइम उसको करने का क्या तरीका है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का कि विद इन 72 आवर्स ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, ECP के नाम से भी होती है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो विद इन 72 आवर्स अगर ले ली जाए
हैं तो ये प्रेगनेंसी को इनहिबिट करती हैं, जबकि ये तो एक पूरा कोर्स है जो पूरे महीने के लिए चलता है। लेकिन पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी हैं जो इमरजेंसी में यूज की जाती हैं और इनके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम इनमें भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ एस्ट्रोजन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन और दोनों का कॉम्बिनेशन भी कहता है सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट के जो रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये बात उसने यहाँ से यहाँ तक की हुई है कि आप क्या कर सकते हो, या तो इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हो थ्रू आउट द मंथ जिसमें मोनोफेजिक है, बाईफेजिक है या प्रोजेस्टेन ओनली है, या फिर ये पोस्ट कॉइटल भी होती हैं यानी जो इमरजेंसी में विद इन 72 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स ली जाती हैं। इनमें भी सिर्फ एस्ट्रोजन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन या सिर्फ दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैंने आपको बताया इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि इन्होंने ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना है ताकि एग बाहर आए ना, फर्टिलाइजेशन ना और प्रेगनेंसी हो ही ना। दूसरी बात है कि ये इफेक्ट करती हैं सर्वाइकल जो म्यूकस ग्लैंड है उनको भी, उसके अलावा एंडोमेट्रियम को भी, ठीक है, और फिलोपियन ट्यूब को भी, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करनी होती है और एग जो है वो पास करता है। लेकिन ये क्या करती हैं, उसकी फंक्शंस को भी काफी ज्यादा ऑल्टर करती हैं, इनहिबिट करती हैं, सप्रेस कर देती हैं और यूं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करा के रखती हैं। ठीक है, तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इनके यूजेस जो हैं वो इनको हमने कहाँ कहाँ पे यूज करना है। ना सिर्फ ये बात है कि हम इनको एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही यूज करते हैं, इनके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। और इनके क्या फायदे होते हैं, इनको एक्ने को रिमूव करने के लिए कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हेयर सूटिज्म के लिए यूज किया जाता है, या डिसमेनोरिया के लिए भी यूज किया जाता है, एंडोमेट्राइटिस के लिए भी यूज किया जाता है, ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन एंडोमेट्रियल कैंसर है, या फिर हमारे पास कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज वगैरह के केसेस हैं, तो उन सारे केसेस में ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज की जाती हैं। और इनके फायदे होते हैं। इनके नुकसान क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है। टॉक्सिसिटीज इनकी ये है कि एक तो ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करती हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करके ये एमआई के रिस्क और स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देती हैं। दूसरी बात ये है कि एस्ट्रोजन अगर बहुत ज्यादा आप यूज करोगे तो ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड बात ये है कि इनके यूज की वजह से अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, और स्किन या वेट गेन खराब होता है और कुछ इस तरह की चीजें जो आप रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। सो यहाँ तक हमने एस्ट्रोजन पढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा और ये पढ़ा कि इन दोनों को कंबाइन करके कॉन्ट्रासेप्टिव की फॉर्म में यूज किया जाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, जिसके क्या फायदे शायदे हैं वो हमने पढ़ लिए। इसको एक रीड दे दें, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कंसर्न करें कि उन्होंने इसमें से आप लोगों को क्या पढ़ाया है और उस मुताबिक फिर इसको तैयार कर लें।